फ्रेंड्स, वेलकम इन फिलोसफी स्कूल ऑफ इंडिया। माय नेम इज़ तिलक शर्मा और ये हमारी डेफिनेशंस की क्लास है, कोर्स लॉजिक एंड रीजनिंग की। ओके, so in this class we will learn nature of definition, types of definition and rules of definition. So what is definition? Definition is when we are trying to define any word, term or symbol using another group of words or symbols. Okay, सो व्हाट इज मीन? सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मैन की या ह्यूमन की डेफिनेशन दो, ठीक है, तो आप कहोगे मैन मैन इज अ रैशनल एनिमल। मैन इज अ रैशनल एनिमल, ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। वैसे तो हम बहुत अच्छी खासी बायोलॉजिकल व्याख्या भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं पूरा एक, लेकिन ये एक एग्जैक्ट एक डेफिनेशन दे देती है मैन की। तो मैन इज अ रैशनल एनिमल। सो इन दिस वर्ड वी आर डिफाइनिंग अ वर्ड और सिंबल और टर्म मैन, ओके, यूजिंग अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रैशनल एनिमल। ठीक है, रैशनल एंड एनिमल, दीज आर टू वर्ड्स, वन इज रैशनल एंड वन इज एनिमल। So we are defining man using another group of words. This is a definition. Okay. So basically definition has two parts. Definition के दो parts होते हैं, एक होता है definendum और एक होता है definens. ठीक है. So what is definendum? Definendum in any definition, the word or symbol being defined. So in this definition, man is a rational animal. We are defining man. Okay. We are defining man. Man is a rational animal. Okay. तो जिस भी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैन को डिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि हम किसी और चीज़ को डिफाइन करें। सपोज दैट मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे लैपटॉप की डेफिनेशन दीजिए, तो आप जिस भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो वो होती है डेफिनेंडम। और आप जिन वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ सिंबल्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हो वो होते हैं डेफिनेंस। इस डेफिनेशन में मैन इज अ रैशनल एनिमल, मैन तो है, डेफिनेंडम और रैशनल और एनिमल्स, ये जो हमने दो वर्ड्स यूज किए हैं ये होते हैं डेफिनेंस। हमने जिन टर्म्स का यूज करा है इस इस वर्ड को बताने के लिए, ठीक है। तो मैन है डेफिनेंडम, रैशनल, और एनिमल है डेफिनेंस। और डेफिनेशन का सॉरी और डेफिनेशन का यूज क्या है? ठीक है, डेफिनेशन का यूज क्या है? मेक हार्ड थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड। जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर बहुत कम पता होता है, या फिर हमें बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट तरीके से नहीं, हमें उसके कुछ होता है ना, कुछ कुछ पता होना उस चीज़ के बारे में, या फिर एम्बिगिटी, हमें कुछ कह सकते हैं, हमें उसकी गलत पता होना उस चीज़ के बारे में। तो डेफिनेशन विल मेक थिंग्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन आपको अलग से टर्म्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके उस वर्ड्स के बारे में जब हम बताते हैं, तो हमारी जो भी कह सकते हैं एक डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं जब हम किसी चीज़ की क्लियर डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मेक्स थिंग्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड definition can effectively resolve disputes that are merely verbal by exposing eliminating ambiguities. Okay, सपोज दैट हमें किसी वर्ड्स को लेकर, हम कह सकते हैं कई बार वर्बल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसकी एक क्लियर कट डेफिनेशन दे करके हम उस वर्बल डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका एक किसी एक्स बंदे के लिए उसका अलग मतलब है और वाई बंदे के लिए उसका एक, है ना, ये दो लोग हैं, इनके लिए अलग अलग मतलब है। एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन हम एक कह सकते हैं एक क्लियर का डेफिनेशन दे करके, एक सही टर्म्स का यूज़ करके जब हम समझाते हैं तो वो डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैन इफेक्टिवली रिजॉल्व डिस्प्यूट दैट आर मेरली वर्बल बाय एक्सपोजिंग एलिमिनेटिंग एम्बिगिटीज। So what are the types of definition? There are basically 5 types of definition: lexical definition, stipulative definition, precising, theoretical and persuasive. And these are the sorry, यहाँ पर 6 नहीं, एक्चुअली 6 होता है, लेकिन हमने 3 यूज़ किए हैं क्योंकि जो बाकी के 3 होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, उनका इतना यूज़ भी नहीं होता है। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, सिनोनिम्स डेफिनेशन, डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंस। ओके, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली 6 ही होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे 3 यूज़ करें, ठीक है। सो कई बुक्स में आप देखोगे कि ऑस्टेंसिव सिनोनिम्स को भी हम टाइप्स ऑफ डेफिनेशन बोल देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली टेक्निक्स फॉर डिफाइनिंग टर्म्स है, ठीक है। हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। So what is lexical definition? A definition that reports the meaning that the definendum already has.
a lexical definition can be true or false. जब हम लेक्सिकल डेफिनेशन इज जनरली जो हम टर्म का यूज़ करते हैं डेफिनेशन, जो भी हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो सब लेक्सिकल होते हैं. सपोज दैट हम जिस भी चीज़ की डेफिनेशन पूछते हैं, हम या हमारे टीचर हमसे पूछते हैं, वो सब नोन होती हैं, उनकी डेफिनेशन जो होती है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना. सपोज दैट हमसे कहा कि प्लेनेट की डेफिनेशन दो, या फिर किसी और चीज़ की, जैसे कि हमसे कहा गया किसी एक पर्टिकुलर जगह की डेफिनेशन दो या किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन दो, तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो हम उसके बारे में बताते हैं जो हम जानते हैं. इसीलिए जो डेफिनेशन है या तो ट्रू और फॉल्स हो सकती है, सही गलत हो सकती है, क्योंकि आप जो डेफिनेशन दे रहे हो उस शब्द को लेकर के, उस टर्म को लेकर के, वो आपकी जो नॉलेज है वो सही या गलत हो सकती है उस चीज़ को लेकर के. इसीलिए जो लेक्सिकल डेफिनेशन है या ट्रू या फॉल्स हो सकती है. ठीक है, इसको एक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. लेक्सिकल डेफिनेशन आर ऑल द डेफिनेशन वी यूज इन डेली लाइफ, है ना. तो लेक्सिकल डेफिनेशन जो होती है वो वर्ड की डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ट्रू या फॉल्स हो सकती है. एंड व्हाट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन? A definition in which a new symbol is introduced to which some meaning is arbitrarily assigned. As opposed to lexical definition, stipulative definition cannot be correct or incorrect. Okay. सो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं साइंटिस्ट जब कुछ ही किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, जब कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उसको एक डेफिनेशन देते हैं. ठीक है, वो एक न्यू सिंबल है, एक न्यू वर्ड है, हम उसको डेफिनेशन देते हैं. ठीक है, वो एक न्यू चीज़ थी और ये डेफिनेशन करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं हो सकती है. ठीक है, नहीं या इनकरेक्ट, सॉरी, करेक्ट या इनकरेक्ट क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इस चीज़ की जो डेफिनेशन थी इस वर्ड की पहले से नहीं थी. हमने जितना भी साइंटिस्ट ने इस चीज़ को समझा, जितना भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे डेफिनेशन को क्रिएट कर दिया. ठीक है, लेकिन जब हम फर्दर इस चीज़ के बारे में, जब नेक्स्ट जो भी रिसर्चर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, इस चीज़ के बारे में फर्दर पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, what is precising definition? A definition devised to eliminate ambiguity or vagueness by delineating a concept more sharply. फ्रेंड्स, ये जो तीन डेफिनेशन है, प्रिसाइजिंग, थ्योरेटिकल और परसुएसिव, ठीक है, ये एक्चुअली में कह सकते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा कम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं हम लोग. मेन जो होती है वो यही होती है लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, हम जहाँ भी देखते हैं, क्योंकि लेक्सिकल तो मेन है ही, हम इसका हर जगह यूज़ करते हैं. स्टिपुलेटिव होती है जब हम किसी नई चीज़ को डिफाइन करते हैं. ये जो तीन होती है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लगती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये हम इन टर्म्स का यूज़ बहुत कम करते हैं, है ना. तो व्हाट इज प्रिसाइजिंग डेफिनेशन? प्रिसाइजिंग डेफिनेशन जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ना, एलिमिनेट एम्बिग्यूटी ऑफ वैगनेस बाय कंसेप्ट मोर शार्पली. आपने सुना होगा कि पहले 9 प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे. ठीक है, अब 8 है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेफिनेशन थी पहले प्लैनेट्स के लिए, उसके अंदर जो प्लूटो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फिट नहीं बैठता. वो एक ड्वार्फ प्लैनेट था. ठीक है, एक बोना ग्रह था जो कि इन प्लैनेट्स की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता. और भी कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेके बहुत सारी वैग्यूनेस होती है, एम्बिग्यूटी होती है, जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी होती है, लेकिन उन कंसेप्ट को हम शार्पली कह सकते हैं डिफाइन नहीं कर पाते. जो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होता है, प्रिसाइजिंग है ना, यहाँ पे देखो शब्द से हमें समझ में आ रहा है, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होता है कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा शार्पली क्लियर कर देता है. ठीक है. And what is theoretical definition? A definition that encapsulates an understanding of the theory in which that term is a key element. कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, लेकिन जब हम थियोरेटिकल डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, आज मैं कुछ ज़्यादा ठीक है का यूज़ कर रहा हूँ नहीं. चलिए, तो जो थियोरेटिकल डेफिनेशन होती है वो इस बड़ी सी डेफिनेशन को बहुत छोटे में, इनकैप्सुलेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी इन दैट टर्म की इज एलिमेंट. इनकैप्सुलेट्स, यहाँ पे देखिए, इनकैप्सुलेट्स. ठीक है, इस डेफिनेशन को बहुत ही शॉर्ट में इसके मेन टर्म्स को यूज करके चीज को डिफाइन कर दिया जाता है. एंड व्हाट इज परसुएसिव डेफिनेशन? ए डेफिनेशन फॉर्मुलेटेड एंड यूज्ड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स और स्टीयरिंग इमोशंस, ऑफन रिलाइंग ऑन द यूज ऑफ इमोटिव लैंग्वेज. दोस्तों, हम देखते हैं
जो परसुएसिव डेफिनेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करी जाती है पॉलिटिशियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स, कह सकते हैं जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर लिख रहा हूँ, पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं इनके द्वारा। ये क्या करते हैं, किसी भी एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं, एक इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, इमोटिव लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं कई बार, उसका यूज़ करके जैसे कि कहीं पर जो हमारा लेटेस्ट एग्जांपल है इंडिया में, हमने देखा था कि बेंगलोर में जब रायट्स हो रहे थे तो वहाँ पे पुलिस ने कह सकते हैं पैट्रियोटिक वर्ड्स यूज़ किए थे और वहाँ पर हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया था उन लोगों ने। तो उससे क्या हुआ था, जो राइट्स जो थे, जो लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, वो सब के सब शांत हो गए थे। तो ये जो तरीका था पब्लिक को अप्रोच करने का, ये था परsuasive। हम किसी एक वर्ड को ऐसे एक परsuasive डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं जिससे जो इमोटिव लैंग्वेज का यूज़ करके जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो नाउ कम टेक्निक्स फॉर डिफाइनिंग टर्म्स, है ना। तो टेक्निक्स क्या है किसी टर्म्स को डिफाइन करने की? टेक्निक्स कई सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, कह सकते हैं जो प्राइमल है, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हैं दो। एक तो ऑस्टेंसिव और एक सिनोनिमस। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन क्या है? इन दिस डेफिनेशन वी डिफाइन द ऑब्जेक्ट बाय पॉइंटिंग टू इट विथ सम जेस्चर, समटाइम्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेशन, ओके। सपोज दैट आप किसी ग्राउंड में खड़े हो अपने किसी कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चे के साथ, ठीक है, किसी किड के साथ आप किसी ग्राउंड में खड़े हो और वो आपसे पूछता है सन क्या होता है, सन, व्हाट इज सन, सन की डेफिनेशन क्या है। तो अब बजाय सन की एक पूरी अच्छी खासी डेफिनेशन देने की बजाय आप सीधा सीधा पॉइंट कर दोगे सन की तरफ कि जो तुम्हें आसमान में दिख रहा है ये है सन। यहाँ पर आपने एक पूरी डेफिनेशन नहीं दी कि सन में हीलियम और हाइड्रोजन होता है और एक हमारा सोलर सेंटर है वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने सिंपली पॉइंट कर दिया सन की तरफ, हमने कहा ये है सन, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑस्टेंसिव डेफिनेशन में हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन डेली लाइफ हम ऑस्टेंसिव डेफिनेशन यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, वी पॉइंट टू दैट थिंग यूजिंग सम जेस्चर, ओके। इसीलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बोला जाता है। सपोज दैट हम किसी गार्डन में खड़े हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि रोज़ रोज़ जो फ्लावर है वो कैसा होता है, रोज़ कैसा होता है। तो आप इंस्टेंटली आसपास देखते हो, वहाँ पे अगर से कोई रोज़ अवेलेबल है, आप इंस्टेंटली उस पर पॉइंट करते हो, कहते हो कि वो है रोज़, वैसा होता है। आपको कोई डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि रेड होता है और इसकी स्मेल ऐसी होती है, नहीं, आपने सिर्फ पॉइंट किया और डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसकी एक छोटी सी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कमी है कि वहाँ पर उस चीज़ को अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप उसको पॉइंट कर सको। इस तरह हम टेबल भी कह सकते हैं, कई चीज़ों के जो डेफिनेशन है हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना, ऑस्टेंसिव का यूज़ करके। अगली आती है सिनोनिमस डेफिनेशन। सिनोनिमस डेफिनेशन क्या है? ए काइंड ऑफ connotative definition in which a word, phrase or symbol is defined in terms of another word, okay, in terms of another word, phrase or symbol that has the same meaning and is already understood। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है, लेकिन जो उसका सिनोनिम है, जो उसका एक कह सकते हैं उसका सिमिलर वर्ड है, उसका हमें मतलब पता होता है। सपोज दैट किसी बंदे को या किसी इंसान को दिनकर, दिनकर शब्द का मतलब नहीं पता, हमसे पूछता है भाई दिनकर क्या होता है, हमें तो नहीं पता। हम इंस्टेंटली कह सकते हैं कि सूर्य, सूर्य ही दिनकर है ना, इसका एक पर्यायवाची होता है, सिनोनिम है। और हम कहें कि किसी और वर्ड को ले लेते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, हमसे कोई आकर के पूछता है कि स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, व्हाट आर स्क्रिप्चर्स। अब स्क्रिप्चर्स का मतलब तो नहीं पता, है ना, उस बंदे को, लेकिन हम इंस्टेंटली बोल सकते हैं कि आपको पता है जो गीता है, जो बाइबल है, दीज आर द स्क्रिप्चर्स, दीज आर द स्क्रिप्चर्स, ओके। इंस्टेंटली समझ जाएगा कि स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, हमें एक वर्ड दिया गया, हम उसकी डेफिनेशन हमने सिमिलर वर्ड को यूज़ करके दे दी जो हमें लगता था उनको पता होंगी, ठीक है। ये होती है सिनोनिमस डेफिनेशन। एंड व्हाट इज डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंस? जीनस एंड डिफरेंस जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बायोलॉजिस्ट का एग्जांपल इसे दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसे बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है।
What is definition by genus and difference? A type of connotative definition of a term that first identifies the larger class. Okay, larger class of which the definendum is species. Definendum आपको बताया था क्या है. Definendum वो word है जिसको हम define कर रहे हैं. Definendum is a species or subclass and then identifies the attributes that distinguishes that member of that species from the members of all other species in that genus. Definitions by genus and difference is also called analytical definition by their Latin name definitions per genus et differentia. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो definition by genus and difference है most of the time biologist यूज़ करते हैं इसको, other scientists भी यूज़ करते हैं. जैसे कि एक animal हम कह सकते हैं, एक animal kingdom है, ठीक है, हमने 10th क्लास में जहाँ तक है पढ़ा था. एनिमल किंगडम्स में कुछ होते हैं रैशनल एनिमल्स जिनमें ह्यूमन है, कुछ होते हैं रेप्टाइल्स, कुछ होते हैं मैमल्स, कुछ होते हैं. तो ये जो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिमिलर है, जैसे कि रेप्टाइल्स के एट्रीब्यूट सिमिलर होते हैं, मैमल्स के एट्रीब्यूट सिमिलर होते हैं, जो ह्यूमन होता है ये भी मैमल्स में आता है. तो जो लार्जर क्लास को डिफाइन करते हैं इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके जो कि बहुत छोटे उनके पास है ना. तो ये जो क्लासेस क्रिएट होती हैं इस एनिमल किंगडम में ये यूज होती हैं जीनस एंड डिफरेंस, उनकी जीनस एंड डिफरेंस का यूज करके. मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं और जो अदर साइंटिस्ट है वो यूज करते हैं कई बार एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस देने के लिए, प्लैनेट्स की, अदर चीज़ों की. तो ये पहले एक बड़ी जो लार्जर क्लास है उसको जो भी हमें डिफाइन करना है उसकी जो स्मॉलर एट्रीब्यूट्स हैं जो भी उससे सिमिलर जो उसके मेंबर्स हैं उनकी जीनस पे डिपेंड करता है ना. तो उनके कह सकते हैं हम कैटेगरीज, एक ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं वो लोग. तो एक वर्ड का हम यूज करके हम सारे जितने ग्रुप्स के मेंबर हैं उनको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि हम बायोलॉजी में करते हैं कई बार, है ना. सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेफिनेशन. हमें ये तो पता चल गया डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह की होती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं. अब हम खुद से अपनी डेफिनेशन लिखेंगे किसी भी चीज़ की तो हमें रूल्स पता होने चाहिए ना. जब हमें रूल्स पता होंगे हमें आसानी होगी. तो व्हाट इज रूल नंबर 1? डेफिनेशन मस्ट नाइदर बी टू ब्रॉड नॉर टू नैरो. ना तो बहुत ही बड़ी हो ना तो बहुत ही छोटी हो. ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ को, किसी टर्म को डिफाइन करने बैठे उसके बारे में इतना बड़ा लिख दें जिसकी ज़रूरत ही ना हो, या फिर इतना छोटा लिख दें कि वो समझ ही ना आए. जैसे कि ए प्लेन ट्राइंगल इज अ फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस. यहाँ पर इस इतनी बड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं थी हमें. जैसे कि पता है प्लेन ट्राइंगल इज अ फिगर क्लोज्ड इन अ 3 स्ट्रेट लाइन, हम ऐसे होते हैं ना. मैन इज अ रैशनल एनिमल. ये टू नैरो है, कई बार ना इसको समझने में दिक्कत होती है हमें. मैन इज अ रैशनल एनिमल है, रैशनल है, एनिमल है, तो ये जो होती है वाली डेफिनेशन टू नैरो है. हम इसको इन शॉर्ट ये जो यूज़ की थी डेफिनेशन पहली बार अरिस्टोटल ने यूज़ की थी. अरिस्टोटल ने यूज़ की थी ये बताने के लिए कि मैन एनिमल किंगडम से होता है जिसके पास रैशनैलिटी है. ठीक है, उन्होंने ये बात कहनी चाहिए थी. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये हम कह सकते हैं टू नैरो. मैन के बारे में सब कुछ, किसी ह्यूमन के बारे में अगर आप मैन, आपको लोगों कि हम यहाँ पे थोड़ा सा सेक्सिस्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं ह्यूमन इज अ रैशनल एनिमल. तो ह्यूमन के बारे में सब कुछ बताने के लिए ये जो ये इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है ये डेफिनेशन. ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है. डेफिनेशन नाइदर शुड बी टू ब्रॉड नॉर टू नैरो. ओके. So what is rule number 2? Rule number 2 is definition must not be circular. Circular मतलब हमने कहा कि किसी चीज़ को डिफाइन करिए और आपने घुमा के उसी चीज़ की जो डेफिनेशन थी उन्हीं वर्ड्स में यूज़ कर दी. जैसे कि एक कंपल्सिव गैम्बलर इज ए पर्सन हु गैम्बल्स कंपल्सिवली. अब यहाँ पे देखिए हमने आपसे पूछा, किसी किसी ने भी आपसे पूछा हु इज़ अ कंपल्सिव गैम्बलर, आपने कहा एक कंपल्सिव गैम्बलर इज़ अ पर्सन हु गैम्बल्स कंपल्सिवली. अब ये तो जिस चीज़ की हमने डेफिनेशन मांगी थी आपने घुमा के उसी शब्द को वापस रख दिया. तो ये एक क्लियर नहीं हुई, जो चीज़ थी क्लियर नहीं हुई. तो ये जो डेफिनेशन है ये सर्कुलर हो गई क्योंकि हमने इस चीज़ की डेफिनेशन पूछी थी और आपने घुमा के इसी शब्द को वापस रख दिया, सर्कुलर हो गई. ऐसे ही मैन इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ये तो बिल्कुल ही इसमें कह सकते हैं एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा, वैग्यूनेस बहुत ही ज़्यादा है. मैन इज़ अ ह्यूमन बीइंग मतलब क्या हुआ? मैन इज़ अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ मैन. तो ये डेफिनेशन कभी भी सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, वो कंफ्यूज करेगी हमेशा, वो गलत भी कही जाएगी. ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था. What is rule number 3? A definition should be clearer than the term defined and should not therefore expressed in figurative, ambiguous और obscure language. जब भी हमसे कोई किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछता है तो इसका मतलब है कि उसे ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में काफ़ी कम पता है ना. वो और जानना चाहता है. हम किसी से पूछते हैं किसी चीज़ की डेफिनेशन, हम उसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, क्लियर जानना चाहते हैं.
अब ऐसे में अगर वो बंदा फिगरेटिव और कह सकते हैं एम्बिगियस और एब्सक्योर लैंग्वेज यूज़ करता है तो हम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज़ के बारे में। जैसे कि हमने पूछा व्हाट इज़ चाइल्डहुड, चाइल्ड और आंसर मिलता है चाइल्डहुड इज़ द मॉर्निंग ऑफ लाइफ। टोटली कंफ्यूज्ड। ये कह सकते हैं एक एक फिलोसॉफिकल आंसर बेशक हो सकता है, लेकिन अगर किसी को चाइल्डहुड के बारे में नहीं पता वो टोटली कंफ्यूज जाएगा, व्हाट इज़ द मॉर्निंग ऑफ लाइफ, है ना? तो ये एक गलत डेफिनेशन होगी चाइल्डहुड की। ऐसे ही नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब किसी को नेसेसिटी शब्द का मतलब नहीं पता है, हम उसको बोलते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, टोटली कंफ्यूज्ड, समझ ही नहीं आएगा कि इसका एक्चुअल मतलब हुआ क्या। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करना हो कोशिश करते हैं उसको आसान लैंग्वेज में डिफाइन करने की। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसे शब्दों का यूज़ कर दें जो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो। Now rule number 4. What is rule number 4? A definition should not be negative when it can be affirmative. Definition should positively state what the term means if it is possible to make an affirmation about it. A negative proposition merely state what a term does not mean. सपोज दैट हम जब माइंड की डेफिनेशन देते हैं हम कहते हैं माइंड इज़ नॉट मैटर या गॉड इज़ नॉट ह्यूमन, तो हमने ये नहीं बताया कि माइंड क्या है या गॉड कौन है, गॉड क्या है। हमने कहा कि गॉड ये नहीं है, माइंड ये नहीं है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता कि ये क्या है। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ की डेफिनेशन देनी होती है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में देनी चाहिए कि माइंड ये है, गॉड ये है, या फिर किसी भी चीज़ ये है ना। अगर हम बोल देंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर जो हमारा जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो भी बंदा हमसे पूछ रहा है डेफिनेशन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो गॉड की डेफिनेशन है वो इसी तरह से दी होती है कि गॉड ऐसे नहीं है, गॉड ऐसे नहीं है, गॉड ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक क्लियर का डेफिनेशन दी जाए कि क्या नहीं है। लेकिन ये कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है, जैसे कि of course, there are some terms that are essentially negative and therefore require negative definition. The word baldness. अब बाल्डनेस की पॉजिटिव डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, हमें बोलना ही पड़ेगा द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग हेयर, नॉट हैविंग हेयर ऑन वंस हेड, हमें नॉट लगाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही ऑर्फन, ऑर्फन शब्द की पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं हो सकती, हमें बोलना ही पड़ेगा द चाइल्ड हु डज नॉट, हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा डज नॉट हैव पेरेंट्स। तो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें नेगेटिव डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि उनकी डेफिनेशन क्रिएट ही नेगेटिव हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो रूल नंबर 4 हमारा है कि हम उसको हमेशा अफर्मेटिव बनाएं। ठीक है, तो हम इसको एक बार यहाँ पे एक रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 है डेफिनेशन कभी भी बहुत ब्रॉड बहुत नैरो नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2 है सर्कुलर नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3 है डेफिनेशन शुड नॉट बी इन फिगरेटिव एंड ऑब्सक्योर लैंग्वेज। और रूल नंबर 4 है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का जो लेसन डेफिनेशन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ के आपको डेफिनेशन के बारे में पता चल गया होगा और आप कोशिश करेंगे खुद से डेफिनेशंस लिखने की। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप किसी भी एक वर्ड को लीजिए, किसी भी एक टर्म को लीजिए जो आपने बहुत ही कम सुना हो या आप डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करते हो। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको आप एक होमवर्क की तरह लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप उसकी एक डेफिनेशन प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसकी एक डेफिनेशन लिखनी है, किसी भी वर्ड की, कोई भी टर्म जो आपको लगता है कि उसकी डेफिनेशन आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है बहुत ही यूज़फुल होती है आप उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी होनी चाहिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी रूल्स को यूज़ करने में, टेक्निक्स को यूज़ करने में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए लिख करके कि आप कौन सी किस किस तरीके से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।